आज हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह, जो पेशे से शिक्षक हैं और इतिहास इनका विषय रहा है। निर्मल सिंह जी, अगर मैं सीधे तौर पे सवालों पे आता हूं, 2 महीने की जो सरकार है, पीडीपी के साथ साझेदारी की सरकार है आपकी बीजेपी की, कोई बहुत अच्छी यादें नहीं है, क्या कहना है आपका? देखिए, जिस हालात में ये सरकार बनी, जिस प्रकार का मैंडेट आया और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की जो परसेप्शंस हैं, जो उनकी सोच है अलग अलग विषयों को लेके, वो भी जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव जो है एक स्टेट में, उसको जो मद्देनजर रखते हुए और हमें 2 महीने लगे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो एजेंडा ऑफ अलायंस है उसको लगे, तो ये सारी बातें थी, ये ध्यान में था। एक तो बात है, हमने तो अपना अरेंजमेंट किया है, लेकिन जिस प्रकार का एक मैसेज पूरे देश में है, एक माइंडसेट बना है, कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी एजेंडा ऑफ अलायंस है उसको लगे, तो ये सारी बातें थी, ये ध्यान में था। एक तो बात है, हमने तो अपना अरेंजमेंट किया है, लेकिन जिस प्रकार का एक मैसेज पूरे देश में है, एक माइंडसेट बना है, कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी और पूरे भारत में भी, वो जो सारे हैं, अगर उस सभी के ऊपर हम नजर डालें, उसके मद्देनजर अगर इसको करेंगे, उसको कंसिडर करते हुए इन सारे एस्पेक्ट को देखेंगे, मुझे लगता है 2 महीने में हमने काफी कुछ जो है ठीक लाइन पर हम आए हैं। कारण यह है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि जिनकी आवश्यकता नहीं थी और खामखा, अब जैसे खुद आपने कहा कि कुछ इशू थे जो खामखा बहुत ज्यादा ब्लो अप हो गए। पहला इशू अगर मैं उठाऊं, जो रिसेंटली मसर्रत का है, क्या जरूरत थी कि उनको बाहर किया गया? उसके बाद उन्होंने जिस तरह से बाहर आते ही सब शुरू किया कि पूरे हिंदुस्तान के आवाम का खून खौलता था देख के कि जिस तरह से वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए और उनको तुरंत अरेस्ट नहीं किया गया, बाद में अरेस्ट किया गया, ये सब क्या वजह थी? क्या आपको लगता है कि सीएम साहब ने छुड़वाने में जल्दी की, या आप लोग उस तरह से साझेदारी से कुछ सोच नहीं पाए? मैं आपको और आपके माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों को और मीडिया को जो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि फैक्ट्स को थोड़ा और वेरीफाई करने की जरूरत है, क्योंकि मसरत जो था पीछे जो है लगातार वो पीएसए में था और 5 साल से था, 5-6 बार उसको पीएसए लगा था और सुप्रीम कोर्ट में वो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी कि आप ज्यादा देर तक इसको रख नहीं सकते, और ये जो जब ये डायरेक्शन आई उस वक्त हमारे गवर्नर रूल था, उसी वक्त ये प्रोसेस शुरू हुआ कि उसको छोड़े जाने के लिए कैसे किया जाए, जो कि कोर्ट की डायरेक्शन है। लेकिन हुआ क्या कि जब हमारी तब तक सरकार बन गई, और उससे पहले प्रोसेस शुरू हो चुका था, जब सरकार बन गई तो उस समय उसको जो है छोड़ना पड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ना पड़ा, तो वो हमारे साथ जुड़ गया। लेकिन अगर आप पूरा वेरीफाइंग करेंगे, फैक्ट्स को करेंगे, तो जो है ये आएगा कि ये प्रोसेस पहले से था और उसको छोड़ना जो उस वक्त मजबूरी था। लेकिन जिस प्रकार के उसने देशद्रोह की हरकत की, और आपने देखा हुआ कि पहले दिन जब इस प्रकार की उसने हरकत की, पाकिस्तान का झंडे फहराए और पाकिस्तान के नारे लगाए, उसी वक्त उसके ऊपर देशद्रोह का जो है एफआईआर लग गया। सिर्फ उस पर ही नहीं, जिन जिन लोगों ने झंडे उठाए थे, जिन जिन लोगों ने वहां पर जो है नारे लगाए थे, उन सभी के ऊपर देशद्रोह का जो है मुकदमा जो है एफआईआर लग गया था। और वहां की सिचुएशन को देखते हुए सरकार नहीं चाहती थी कि 2008 के अगर हम मॉब में, जितना वहां मॉब था, जितना चार्ज्ड मॉब था, उसमें से उसको अरेस्ट करना जो है, मतलब है कि हम कर सकते थे, लेकिन वायलेंस को इनवाइट करना था, हिंसा को इनवाइट करना, 2008 की फिर से स्थिति आ सकती थी। इसलिए हमने बड़ा टैक्टफुली उसको डील किया। और आपने देखा होगा कि जब अगले दिन उसको अरेस्ट किया गया, सुबह उसके घर से उठाया गया, तब जो है उसके वक्त एक भी कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं है अरेस्ट करते वक्त जो है कोई वायलेंस हुआ हो। पर उसमें भी प्रोफेसर साहब कहीं ना कहीं एक चीज ये देखा गया कि देरी इस चीज की हुई कि यहां पे यही नहीं पता था कि उसको अरेस्ट तो कर लिया गया, देर रात या अर्ली मॉर्निंग अरेस्ट किया। आपने कहा कि वायलेंस से बचने के लिए सरकार ने कदम उठाया, पर बहुत देर तक यही नहीं पता था कि किस कानून के तहत उसको गिरफ्तार किया गया। यहां बहुत देर तक लोगों को यही नहीं पता था कि किस कानून के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया। देखिए, मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर के बारे में जो पूरे देश में और मीडिया में एक जो है एक सोच बनी है, एक माइंडसेट बना है, इसी प्रकार से वहां के लोगों की, वहां की पार्टियां हैं जो मतलब उनके बारे में बना है। तो वो जो चीज है, एक मैसेज देने के कि कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार, खासतौर पीडीपी की सरकार जो नेतृत्व वहां के चीफ मिनिस्टर करे, वो देशद्रोह का मुकदमा क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
लेकिन कानून है, कानून अपना रास्ता ले रहा है, कानून ने अपना रास्ता लिया और पहले दिन ही देशद्रोह के केस में उसको जो है गिरफ्तार किया गया। और मैंने मीडिया में जो है कई चैनल्स के ऊपर आया तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा है। और उसमें इतना वक्त क्यों लगा ये बताने में? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग गिरफ्तार किए तो पता होना चाहिए था कि किस उस मातहत उसको गिरफ्तार। देखिए, इसको सरकार की ओर से कितना मीडिया में जाना, किस प्रकार से जाना, वो बात हो सकती है, जब पुलिस जाएगी कुछ जाएगा। लेकिन मैं बताता हूं, मैंने जो है मीडिया को ये स्पष्ट किया कि वो देशद्रोह में है। सिर्फ वही नहीं है, 4-5 और लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा जो एफआईआर लगा था और उसका जो है उसको उन पर कार्रवाई हुई है और बाकी भी होगी। तो इस बात की बात स्पष्ट थी। हां, उसमें से जिस प्रकार से इमोशंस रहते हैं, जम्मू कश्मीर को लेते हैं, जिस प्रकार से पूरे देश ने कुर्बानियां दी हैं जम्मू कश्मीर को लेते हुए, भारतीय जनता पार्टी ने दी है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहां कुर्बानी दी है, बाकी हमारे 1953 के शहीदों ने दी है। तो ये एक वातावरण है और इस प्रकार का जम्मू कश्मीर के प्रति देश में इस प्रकार के भाव होना बड़ा जरूरी है। लेकिन मैं कहूंगा ये भावनाएं और प्लस जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो कुछ फैक्ट्स हैं, उनको दोनों का बैलेंस करते हुए आगे भी हम जो है इस प्रकार की बात को ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का ही नहीं पूरे देश का इसमें हित होगा। और आने वाले वक्त में एश्योर कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जो है जम्मू कश्मीर की सरकार है, इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं होने देगी जिससे कि देश को ये लगे कि हम कहीं ना कहीं जो है नेशनलिज्म के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो आपने कहीं ना कहीं ये माना कि हां कुछ गफलत हुई थी, आगे से इस तरह की चीजें नहीं होंगी, पर क्या वजह है? आपको लगता है कि ठीक ठाक चल रही सरकार? क्योंकि हर वक्त मुफ्ती साहब कोई ना कोई बयान ऐसा दे देते हैं कि उसके बाद आप लोग लाजवाब हो जाते हैं कि उसका क्या जवाब दें। उन्होंने जवाब दिया, कहा, उन्होंने बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं उसका श्रेय उन्होंने सीधे तौर पे जो है पाकिस्तान और अलगाववादियों को दे दिया। तो इन सब चीजों पे क्या कोई बातचीत नहीं होती? आप डिप्टी सीएम हैं, सरकार में आप लोग साथ में हैं। देखिए, ऐसे पहले कहा जो कोई गलती हुई है, गफलत हुई है, मैं इस प्रकार की बातें नहीं मानूंगा। हां, कम्युनिकेशन थोड़ा गैप हो सकता है। इमीडिएटली सरकार को जाना चाहिए था ये लेके पे कौन सा मुकदमा हुआ, कौन से धाराएं लगी हैं, ये बात में थोड़ी देरी हो सकती है। लेकिन हमने कोशिश की, शायद देश के पास को पहुंच नहीं पाई। तब तक जो है कुछ ज्यादा इमोशंस जो थे जो सरचार्ज हो चुके थे। यहां तक बाकी जो स्टेटमेंट्स की बात है, मुझे लगता है कि बेटर है वही लोग इसको एक्सप्लेन करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन मुझे लगता है नहीं, पर सरकार में आप शामिल हैं तो जाहिर सी बात है कि सवाल आपके ऊपर भी उठेंगे होंगे, आपके ऊपर भी उठेंगे। देखिए, जो पहला जब उनका स्टेटमेंट आया, जब वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं भी उसमें बैठा हुआ था, इस प्रकार की बात आई। लेकिन एक मोटे तौर पर आगे इसके ऊपर अब नजर डालेंगे तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए, जम्मू कश्मीर में लोगों ने वोट डाले, भारतीय संविधान और यहां की व्यवस्था के मुताबिक डाले और पाकिस्तान ने वायलेंस नहीं किया। इसको मद्देनजर जब टेररिस्ट नहीं कर पाए, किया नहीं, जो कर नहीं पाए, और इसमें आर्मी का रोल, इसमें जम्मू कश्मीर के वोटर्स का रोल, इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज का रोल, इलेक्शन कमीशन का रोल, ये मतलब इन टोटलिटी ये सारी बातों को आप असेस करेंगे तो मुझे लगता है हां, शब्दों का चयन, शब्दों को कहां क्या कहना है या किस रूप में कहना है, जो इम्बैलेंस भी हो सकता है। अगर दोनों सारी बातें आ जाती, शायद एक मैसेज चला जाता, उसमें कोई ना कोई इस प्रकार की बात है। तो आप मानते हैं इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। मुझे लगता है कि आगे की तरफ हमने देखना चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि मुफ्ती साहब के शब्दों का चयन ठीक नहीं था? क्योंकि अफजल गुरु के अवशेष देने की बात भी कही गई वहां से, तो इन सारी चीजों का इंपैक्ट जो है पूरे हिंदुस्तान पर बड़ा गलत पड़ता है। लोगों को लगता है कि आप सत्ता में शामिल होकर अगर केवल सत्ता में बने रहने के लिए आप लोगों ने समझौता कर रखा है, बाकी वो जिस तरह की बयानबाजी करते हैं पीडीपी की तरफ से आती है, उसका बहुत गलत असर जाता है। आपको नहीं लगता? बिल्कुल, मैं मानता हूं आने वाले वक्त में हमें इससे जो थोड़ा जो है बचना चाहिए, ये बात मैं मानता हूं। तो मुझे लगता है कि 2 महीने में जिस प्रकार से हम चल रहे हैं, आने वाले वक्त में मैं ये कहूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट जो है इसका सफल होना, और ये मैंडेट भी है, ये मैंडेट भी है जम्मू कश्मीर के लोगों का, और गवर्नेंस अलायंस है, ये पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, ये कोई आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है, गवर्नेंस अलायंस है। तो अच्छी हम सरकार देंगे, स्थायी सरकार देंगे, ऐसी सरकार और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हितों का जो है वो देखे, इस प्रकार की सरकार देंगे। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को जो है विश्वास दे सकता हूं। जबान फिसल गई या शब्दों का चयन ठीक नहीं रहा, चलिए बायगॉन्स आर बायगॉन्स। पर अब कुछ मुद्दों पर आते हैं जो बहुत बड़े मुद्दे हैं। धारा 370 की अगर बात करते हैं, वो आप लोग के एजेंडे में है, पीडीपी उसको कतई मानने को राजी नहीं। तो आप कह रहे हैं कि 5 साल, अरे पूरी सरकार चलेगी 6 साल, सब कुछ ठीक रहेगा और आगे आप देखिएगा क्या होगा।
तो ये सब जो बेसिक मुद्दे हैं जिनसे पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है, इन मुद्दों पे कैसे क्या समझौता होगा, क्या बातचीत होगी? देखिए, ऐसे धारा 370 भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर है और आज भी है, पहले भी थी। पीडीपी मानने को राजी नहीं? हमारा जो मानना है कि धारा 370 जो है इसने जो है पिछले 67 सालों में क्या किया है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। ये आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में जो है डिबेट होना, चर्चा होना बड़ी जरूरत है। और ये एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर में जो एक हमने किया है, क्या इसका लाभ हुआ, क्या इसकी हानि हुई है, इस पर चर्चा हो। ये तो प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों के सामने रखी है। यहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, और हम ये भी मानते हैं, ये मैं कहूंगा कि इसने हित नहीं किया है, शायद इससे नुकसान ज्यादा हुआ है। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का मानना है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन और यही बात लेके हम लोगों के पास जम्मू कश्मीर में गए थे पिछले इलेक्शंस में। लेकिन इलेक्शंस में अगर 44+ का हमने जो नारा दिया, अगर 44 से और इससे ज्यादा हमारी सीटें आती तो इसके ऊपर स्पष्ट हम बात कर सकते थे। तो आप हटा देते हैं ये धाराएं सारी? हम बात कर सकते थे, जो है डिबेट करवाते, क्या करते वो तो इस वक्त सोचती। तो फिलहाल माना जाए कि ठंडे बस्ते में आपने डाल लिया, आपसा का क्या कहेंगे? उस पर भी आप दोनों के विचार बिल्कुल अलग है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। देखिए, यहां तक 370 का मैंने बताया कि जब तो हमारे आने वाले वक्त में हमें दीजिए 2/3 मेजॉरिटी दीजिए, देखिए क्या करते हैं 370 के ऊपर दुलाइए। और दूसरी बात मैं कहता हूं, दूसरी बात का आपसभा की जब बात है, उस समय पीडीपी का एक स्टैंड था। हमने कहा, और ये हमने अपने एजेंडा ऑफ अलायंस में ये माना है कि ग्राउंड की एक सिचुएशन है, वहां डिस्टर्ब्ड एरिया एक एक्ट है। डिस्टर्ब्ड एरिया के मद्देनजर और वहां की जो जैसे पीछे अटैक्स हुए, जो है सांबा में हुआ, दूसरे दिन फिर हुआ, और कश्मीर में जैसी सिचुएशन है, उस समय हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी आर्मी को कोई खास जो अधिकार देना आवश्यक है। ये ग्राउंड मतलब जमीनी सच्चाई है। और हमने कहा हां, जबकि इस प्रकार की अगली असेसमेंट होती है, पर नहीं, अभी आर्मी है, उस समय हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी आर्मी को कोई खास जो अधिकार देना आवश्यक है। ये ग्राउंड मतलब जमीनी सच्चाई है। और हमने कहा हां, जबकि इस प्रकार की अगली असेसमेंट होती है, पर नहीं, अभी आर्मी की आवश्यकता नहीं है जो की है, तो आर्मी खुद ब खुद बॉर्डर पर चली जाएगी। अब जो बात करते हैं कि अलग से पंडितों के लिए जो कहा गया कि अलग से श्रीनगर में कॉलोनी बसाई जाएगी, ये हुआ शुरू में, ये सारी बातें हुई, पर उस पर भी कोई एक राय नहीं हुई। जिस तरह से कट्टरपंथियों ने और तमाम अलगाववादी ताकतों ने उसका विरोध किया, तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें संभव हैं? जिन लोगों को सालों पहले निकाल के वहां से भगा दिया गया, अब उनको कैसे वहां पे सेटल करेंगे, अलग से कॉलोनी बना के, अलग से सुरक्षा देके? आपको लगता है कि ग्राउंड रियलिटी की जो आप बात कर रहे हैं वो संभव है ऐसी स्थिति में? जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र में और हमारी पार्टी, ये सभी की इसमें सहमति है और हमारे एजेंडा ऑफ अलायंस में आया है कि इनको अपने घर जाना चाहिए, सुरक्षा से जाना चाहिए, डिग्निटी एंड ऑनर से जाना चाहिए। फिर वहां सुरक्षा कैसे होगी? अगर किसी गांव में 2 घर कश्मीरी पंडितों के हैं, या किसी 10 घर हैं, तो क्या उस स्थिति में वो रह सकते हैं? क्या इस समय वो नहीं रह सकते, जिस प्रकार का माहौल है। तो अलग कॉलोनी बना के उनको सुरक्षा देकर, तो इसलिए उनको एक ऐसे स्थान पर लिया जाए। अभी भी जो वहां के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो डिस्प्लेस्ड हैं, उनको जो है यहां पर साउथ कश्मीर में इस प्रकार का उनको बनाया, वहां पर उनके क्वार्टर्स हैं, वहां रहते हैं, वहां से जाके अपने ऑफिस में जाते, काम करके शाम को आ जाते हैं। क्योंकि सुरक्षा दिन को तो दी जा सकती है, शाम को कौन रहेगा? हर जगह तो पुलिस हम खड़ी नहीं कर सकते, सिक्योरिटी फोर्स खड़ी नहीं कर सकते। तो ये एक मतलब एक सोच थी कि एक जगह उनको बसाया जाए और वहां पर से ही वो ऑपरेट करें, ताकि वो उस सोसाइटी के साथ वहां जाके फिर से जो 20 साल का एक गैप पड़ा है उसमें से फिर से वो रिवाइव किया जाए। पर उसका तो बड़ा विरोध शुरू हो गया। अलगाववादी ताकतों ने कहा कि यह संभव नहीं है। पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि हां ऐसा हो सकता है, फिर बाद में उन्होंने भी यू टर्न ले लिया। देखिए, उसमें 2 बातें हैं। उसमें एक बात है कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अलगाववादी तो कभी नहीं चाहेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि एथनिक जो क्लींजिंग की है इन्हीं लोगों ने की है। चाहे तो वो बड़े कैसे यू टर्न कर गए इस बात पे? मैं भाई उसी पर आ रहा हूं। तो जहां तक अलगाववादियों का जो है या एक्स टेररिस्ट जो हैं, जो आज जो बहुत बड़े वो बने हुए हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े डेमोक्रेट्स हैं, जिनके खून आज भी जो है मासूम के जो हाथ मासूम के खून से रंगे हुए हैं, इनकी बात पर जाना चाहिए क्या? ये लोग तय करें। सरकार तो कहती है उनकी बात पर नहीं जाना चाहिए, उनको दरकिनार करना चाहिए कि वो लोग ही ऐसी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है। यहां तक सरकार का प्रश्न है। एक प्रश्न हुआ कि क्या प्योरली वो जो है वो पंडितों की कॉन्स्टिट्यूंसी और कॉलोनी होगी? हम सरकार का ये मानना नहीं है और देश में किसी का मानना भी नहीं है। मेजॉरिटी में ये लोग रहेंगे और बाकी लोग, बाकी
जो समाज के लोग अगर वो सफरर है, इस प्रकार की बात है, वहां जाना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, तो दे आर वेलकम। तो बातचीत का सिलसिला अभी आगे भी जारी रहेगा। तो हो गई बसाने वाली बात पे आप जो सफाई दे रहे हैं, पर पीडीपी का जो हीलिंग टच वाला मामला है, पिछली बार जब वो सत्ता में रहे तो वो काफी विवादों में रहा। अभी भी जो हीलिंग टच की जो बात करते हैं वो प्रैक्टिकल कहीं से नहीं लगता, उसको लेकर फिर से विवाद होता है। तो क्या बीजेपी की भी मंशा वही है जो पीडीपी जो हीलिंग टच की बात कर रही है? हीलिंग टच का मतलब कश्मीरी पंडितों को लेकर जाना भी हीलिंग टच है। जम्मू में भी काफी लोग डोडा से, भद्रवाह से, उधमपुर से, ऊपर से वहां विस्थापित हुए हैं, अभी तक घरों में नहीं चले, उनको जाके बसाना जो हीलिंग टच है। इसी प्रकार से जो टेररिज्म के कारण विक्टिम्स हैं, जिनके मां बाप मारे गए, जिनके बच्चे यतीम हो गए, उनको रिहेबिलिटेट करना, यह भी हीलिंग टच है। सरकार का यह फर्ज बनता है, ऐसे जो रियली विक्टिम्स हैं, ये हम तय करें कि कौन विक्टिम है, उनको जाके बस फिर से बसाना, रिहेबिलिटेट करना, उनको अधिकार देना, यही हीलिंग टच है। तो उसमें हम भी विश्वास करते हैं। जिस तरह की पिछले दिनों बयानबाजी पीडीपी की तरफ से हुई, कभी क्या अगर आप लोग को लगे कि हां हम कहीं समझौता कर रहे हैं, तो भी क्या आप साथ में बने रहेंगे? आपने जैसे कहा कि राष्ट्र विरोधी अगर कोई चीजें इसी तरह होती रही तो हम सरकार में और सत्ता में शामिल नहीं रहेंगे। क्या माना जाए कि आप बीजेपी उस बात पे आज भी अडिग है? हमने कभी भी राष्ट्र के हित के ऊपर, कभी भी लोकतंत्र के ऊपर, कभी भी जम्मू कश्मीर में जो एक रोल होना चाहिए, इस पर कंप्रोमाइज नहीं किया है। हमने कभी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन मैं कहूंगा एक चांस इस अरेंजमेंट को देना चाहिए। तो ये थे जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री प्रोफेसर निर्मल सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर राष्ट्र की बात होगी तो बीजेपी कभी भी सत्ता के लिए केवल जम्मू कश्मीर में चिपकी नहीं रहेगी कुर्सी से, और अगर उसको कभी लगा कि पीडीपी के साथ नहीं बात बन रही है तो सत्ता से अलग होने में भी बीजेपी को कभी कोई गुरेज नहीं होगा।